इन प्राइमरी स्कूलों को जब इतनी तनख्वाह आप दे रहे हैं, थोड़ा अच्छा बिल्डिंग बढ़िया बन गई है तो थोड़ा और परिश्रम करके जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, इन लोगों को हिदायत दीजिए कि इनकी गुणवत्ता को सुधार करें। इनकी गुणवत्ता नहीं है और उसका कारण है कि नकल। अब आप कहेंगे नकल रोकेंगे, जब नीचे से पढ़ के जाएंगे कोई ज्ञान रहबे नहीं करेगा तो नकल नहीं करेंगे। इसलिए पहली प्राथमिक शिक्षा हमारी जिस बुनियाद पर होनी चाहिए वो आज नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हम सरकार को देते हैं, सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है, हाँ ये तो ठीक है कह रहे हैं, एक पत्र आ गया है, कह रहे हैं बहुत दिन से मंत्री हैं और आरक्षण के लिए गए थे आपके यहाँ। बाबा मुख्यमंत्री जी को कितना दौड़ाओगे? ये बेचारे दौड़ते दौड़ते वहाँ चले गए, आरक्षण वहाँ भी नहीं मिला। इनके बेटे के लिए मैं 1 महीना गोरखपुर में रहा, गांव गांव घूमा। अब आरक्षण की लड़ाई सभी, हम नहीं कहते कौन नहीं लड़ता कौन नहीं, सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं आपको आरक्षण मिल जाए। लेकिन हमने एक केवट से पूछा कि तुम चमार बनोगे? तो बड़े जोर बिगड़ा, कहा मैं, मुझे क्यों? हमने कहा यही आपको बनाना चाहते हैं, तो आप उनको समझाइए भी। आरक्षण है, आरक्षण मिलना चाहिए, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं। मैंने बताया ना, इसमें बहुत कम लोग हैं जो आरक्षण के लिए हमसे ज़्यादा लड़े हो। कोई सकल सब कुछ करके तब यहाँ आया, ये ऐसा नहीं है। लेकिन आप आरक्षण के नाम पर उनको आरक्षण दिलाई करिए, लेकिन अपनी समितियों को तो रोको। आप गए थे ना समिति का नीलामी कराने, तालका लेवड़ तालका मार हो गई थी, याद है ना? हाँ आप गए थे, बताओ। समितियों में लड़ाई हो गई और ये खड़े रहे, भाग खड़े हुए, मार हो गई, मुकदमा लिखा गया। वो मुकदमा लिखा तो वो आया हमारे पास प्रधान कि दादा हमारा मुकदमा वापस करा दो, इनके चक्कर में पड़ गए। ये है, ये इसलिए नहीं कह रहा, इसलिए कह रहा हूँ। बीच में समय, अरे बैठे नहीं, माननीय नेता पे तो खड़े नहीं, अगर वो बैठ गए तो ठीक है। अत्याचार निवारण अधिनियम 1930 में बन गया कि इस देश में अछूत रहेगा तो जेल जाएगा। तो ये शब्द कहना कि आरक्षण मतलब चमार होता है और केवट चमार बनना चाहता है, ये बहुत गलत शब्द है। ये वो मैं दिखवा लूंगा, ये ऐसा है, मैं इसलिए नहीं कहा, मैं नहीं कहा, मेरे पास लोग आए गांव वाले तो पूछा, तब कहा। आप ही में नहीं है, सुन लो। एक भाट था साहब, पिछड़ा वर्ग में आता है, तो प्रधानी जो है आ गई तो मेरे पास आया, हो गया, मैं समझ गया। अरे मैं कह दिया, आपके आरक्षण का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं तहे दिल से चाहता हूँ जो आप आरक्षण चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी दें, वो उसका विरोधी ना हमारी पार्टी विरोधी है आरक्षण की। आरक्षण का मैं विरोधी, इसे वापस होना चाहिए। अरे मैंने कह दिया, बैठिए ना, हो गया बात। एक बिरादरी के साथ अपमान है, बैठिए, मैंने बोल दिया। किसी बिरादरी का अपमान नहीं करता, जो मुझसे कहा वो मैंने कहा। देश में जुड़िए, लड़ने के नाते जुड़िए। अरे साहब अगर ये कहते हैं हमारे बात से नहीं मानना, अरे हमारे बात से आपको कोई नहीं है, हम अपने कहते रहे निकाल दीजिए, हम आपस में आप लोग नहीं करेंगे बेटे, जो बात से इनको कष्ट हुआ निकाल दीजिए, हम खुद आपसे। मैंने बोला मैं निकलवा दूंगा, ये नहीं है। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि ये रोज लोगों को लालच दे करके, लोगों को परेशान करके एक सही ढंग से आप ले चलें, कोई एतराज नहीं है। आप सरकार में हैं, सरकार में आप मंत्रिमंडल से प्रस्ताव करा के भारत सरकार को भेज दीजिए, बिना पार्लियामेंट के तो बदलेगा नहीं, तो भारत सरकार को चला जाएगा, भारत सरकार से पार्लियामेंट बदल जाएगा, हम भी आपके साथ दस्तखत कर देंगे। आप प्रस्ताव रखिए, जब उसके विरोध में होता ना, हम विरोध में नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार आपका एक तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। माननीय मंत्री जी, नरेगा जो है इसमें भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आधार है, और नरेगा के माध्यम से जो लूट हो रही है, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि 40% इसमें कमीशन लिया जाता है नीचे से ऊपर तक। और दूर छोड़िए,
हम लोगों के विधायकों का जो आपने, हम तो वापस कर रहे थे, तब सब लोग न कहना, उसमें भी कमीशनबाजी चलती है। और सीडीओ ऑफिस से लेकर निचले स्तर तक धीरे धीरे कमीशन हुए। सभी विधायक जानते होंगे, अपने ज़िले में जाते होंगे, सीडीओ क्या पूछ ले, विधायक निधि में कमीशन लेता कि नहीं। वो इंजीनियर जो एस्टीमेट बनाता वो लेता, इसके बाद सीडीओ ऑफिस में जाता। तो इसको आप जितना हमको देते हैं तो 5 करोड़ देते हैं और 80 करोड़ 90 लाख वो ले लेते हैं जीएसटी, 1895 बचता है 4 करोड़ 10 लाख। तो उसमें एक कमीशन चला जाता है। तो जितनी गुणवत्तापूर्ण सड़क होनी चाहिए नहीं होती। आपको हम नहीं कहते कि आप पैसा नहीं दे रहे हैं, हम विधायकों को आपने दिया, हम इसकी शिकायत नहीं है, लेकिन इसी गुणवत्ता पर इन अधिकारियों पर आपका दबाव होना चाहिए कि गुणवत्ता परक सड़कें। जब कुल कमीशन चला जाएगा तो काम कहाँ से होगा, काम नहीं होगा। व्यवहारिक बात मैं कह रहा हूँ, नीतिगत बात आएगा तो बजट आएगा तो उसमें बोलूँगा। मैं फिर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमने एक प्रधान जी थे, देखिए कैसे राजनीति भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते। हमारे यहाँ एक प्रधान जी थे, मैंने उनकी जनकौरा गांव है मलाक, वो 3 आदमी रखते थे, 4 पंडित जी थे। राज्यपाल का भाषण मैंने कई बार पढ़ा, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, और अगर जितना इसमें लिखा है वो धरातल पर आ जाए तो प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन इतना है नहीं जितना इसमें लिखा। आप चाहे जितना कहें, मैं सारी बातों पर ज़्यादा नहीं जाता, 2-3 बिंदुओं पर, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है आज, मैं 2-3 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आजकल सबसे ज़्यादा जो पीड़ित लोग हैं वो भ्रष्टाचार से पीड़ित, और भ्रष्टाचार के बारे में इसमें कोई बहुत चर्चा नहीं की गई। चाहे वो भ्रष्टाचार तहसील का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार अन्य जगहों का हो, उस पर कोई चर्चा नहीं की गई। जबकि पूरा प्रदेश का किसान, गांव का रहने वाला इन भ्रष्टाचारों से बुरी तरह पीड़ित है, उसके मिटाने की इसमें बात नहीं की गई। इसी उद्देश्य से 1975 में लोकायुक्त का गठन हुआ, और ये अपेक्षा की गई, पहले ये कहा गया कि राजनीतिक लोग जो हैं, जो चुने हुए पदों पर हैं, वो उन्हीं के नाते भ्रष्टाचार बढ़ता है, उन पर शिकंजा कसने के लिए ये एक्ट बनाया गया। दुर्भाग्य है उस एक्ट के अंतर्गत जो भी हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। हमारे पास ये एक्ट है, इसमें ये लिखा है लोकायुक्त के पास जो अभ्यर्थी जाएगा याचिका, वो उसको जांच करेंगे, जांच करके उसका फिर वो गवर्नर साहब को देंगे। गवर्नर साहब माननीय कार्य मंत्रालय एग्जीक्यूटिव के माध्यम से सदन के पटल पर रखेंगे। इसमें बहुत जांच हुई है, ये देखिए हमारे पास है। इसमें इन्होंने लिखा है, मैं 15 जांच को तो उन्होंने लिखा है कि जो आपके पास भेजा है, और ये इसमें बहुत सारे लोग हैं, IAS हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, BDO हैं, और सारे अधिकारी हैं। इनकी जांच करके ये आख्या गवर्नर साहब को दी गई, और वो आख्या अभी सदन के पटल पर आई नहीं। जब मुझे मिला, मैंने कोशिश की कि मैं इसे प्राप्त करूं, लाइब्रेरी में ढूंढा, नहीं मिला, फिर मैं संसदीय कार्यालय में गया, वहां भी नहीं मिला। तो जो ये आख्या है ये अधिकारियों के खिलाफ है। अगर इसको सदन के पटल पर नहीं रखा जाएगा तो लोकायुक्त का जो उद्देश्य है वो अपने आप में निष्फल हो जाएगा। इसके माध्यम से हम उन लोगों पर जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, सरकारी पदों पर बैठकर, उन पर हम कंट्रोल करने की बात करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है आज तक वो नहीं आया। अगर हमें पता नहीं है, अगर सदन के पटल पर रख दिया गया हो तो मुझे बता दिया जाए, मैं जाके ले लूँगा, लेकिन आज तक आया नहीं। इसमें तमाम IAS अफसरों के, 4 IAS अफसरों के खिलाफ जांच आई है, जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ आई है, नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ आई है। इसमें सब उन्होंने लिखा है, हमारे लोकायुक्त महोदय ने। एक जगह लिया, ये श्री मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त उप आयुक्त अधिनियम 1975 की धारा 12(3) के अंतर्गत प्रेषित है। अब ये क्या है, ये दोषी पाए गए कि नहीं पाए गए? अगर पाए गए तो सदन के पटल पर रखा जाता, हम लोग उसको देखते। अगर सदन के पटल पर नहीं रखा गया तो ये उनका रिपोर्ट वैसे को वैसा रह जाएगा और एक शंका बनी रहेगी कि अधिकारी भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं। और अगर ये यहाँ आ जाता, उनके खिलाफ कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन बिना कुछ लिखे ये प्रेषित करेंगे ही नहीं, ये प्रेषित किया है। ये देखिए, इसके बाद है ये, मैं एक और सुना रहा, श्री KS मिश्र जिला समाज कल्याण अधिकारी लखनऊ, इनके खिलाफ भी है। इसके बाद ये देखिए, जिला नगर पंचायत सिरसी जिला संभल श्रीमती नूरजहां के खिलाफ भी प्रेषित है। वसीम खां पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत सिरसी जिला संभल, श्री अखिलेश तिवारी तत्कालीन अधिकारी नगर पंचायत सिरसी जिला संभल। इस तरह से इसमें बड़ा लंबा है और मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा इसको आप देख लें। अगर आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, बिना भ्रष्टाचार मिटे प्रदेश में चाहे जितना आप बजट ले आइए, वो बजट उतना खर्च नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है, इसको देख लें। और मैं इसमें बहुत लोगों ने कहा IAS का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी आपके सामने भी समस्या खड़ी हो जाएगी और हमारी तो जो है ही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ लोकायुक्त के उसको। दूसरी बात है, लोकायुक्त के अधिनियम में प्रावधान है, पहले 5 साल था, फिर 8 साल हो गया, फिर अब 8 साल के बाद हो गया जब तक कोई आवे ना। यहाँ 2 ही पद ऐसे हैं, जब तक कोई ना आवे तब तक बने रहेंगे। हमारे प्रदेश में 2 बड़े महत्वपूर्ण पद हैं, जब तक कोई उनके स्थान पर ना हो बने रहें, नियुक्ति को होने का मतलब नहीं। तो लोकायुक्त का 8 साल पूरा हो गया, 8 साल से ज़्यादा हो गया, और आपके बीच में बैठक भी हो गई। नए लोग अगर उन्हीं को रखना है तो उन्हीं को आप रखें, हमें इसके बारे में कुछ कहना नहीं है, लेकिन इसका नियमानुसार इस पर कुछ होना चाहिए। यदि आप नहीं करना है तो आप उनको हटा दें और नहीं तो नई नियुक्ति कर दें, जिससे ये लोकायुक्त का ऑफिस का काम कायदे से चले। लोकायुक्त जी ने अपने प्रतिवेदन में बहुत शिकायतें दी हैं, सरकार की भी शिकायतें दी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वहाँ बहुत लंबा है वो, उन्होंने अपना अधिकार मांगा है कर्नाटक की तरह कि हमें पुलिस दी जाए, हम गिरफ्तार कर, अभी तो आपकी EDA चल रही है और CBI चल रही है, लोकायुक्त साहब को दे दीजिए तो हम समझते हैं और सब पकड़े जाए। इसलिए मैं इस पर तो नहीं मैं इस पर नहीं ज़्यादा कुछ कहना चाहता। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, DGP के नियुक्ति में आज पुलिस क्यों इतनी उच्छृंखल हो गई है? आज अभी बुलंदशहर में पकड़े गए, हर जिले में 2-1 दरोगा पकड़े जाते हैं डकैती में। आज पुलिस ही डकैती करे और इसके बाद प्रशासन कहे कि हमारी कानून व्यवस्था ठीक है, कैसे संभव है बताओ? 2 दरोगा पकड़े गए, हमारे यहाँ दरोगा पकड़े गए, तो बाद में DIG ने 2 SP ने उसके खिलाफ चार्जशीट लगाई, लेकिन एक बार पता नहीं कैसे जांच करके उनको बरी कर दिया गया। मुझे कुछ कहना नहीं, बरी कर दिया। लेकिन ये जो उच्छृंखलता बढ़ी है उसका कारण है कि आपका जो DG ऑफिस है उतना मजबूती से काम नहीं कर पा रहा, इसलिए कि आप यहाँ कार्यवाहक नियुक्त करते हैं। कार्यवाहक तो हमेशा आपसे डरा रहता होगा, कोई आपका कार्यकर्ता आवे 4 शिकायत कर दे तो कार्य उनको हटा दिया जाएगा। इसलिए DG ऑफिस के लिए जो आपने जो सुप्रीम कोर्ट में जो लेटर लिखा, जो गाइडलाइन की थी, उसके बाद आपने अपनी गाइडलाइन बनाई है। मैंने उसको पढ़ा, मेरे पास है, उसको समय बर्बाद करने के लिए नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप उसके माध्यम से क्यों न अस्थायी DG नियुक्त करते हैं? अगर अस्थायी DG नियुक्त हो जाएगा तो 2 साल तक उसे आप हटा नहीं पाएंगे और 2 साल वो स्वतंत्र होकर के पुलिस विभाग में सुधार की प्रक्रिया लागू करेगा, क्योंकि आप हर काम नहीं कर सकते। पुलिस विभाग में DG अगर अस्थायी रहेगा और ठीक से रहेगा तो अपने मन से और पुलिस विभाग को चलाने की कोशिश करेगा। आज कार्यवाहक हैं, कार्यवाहक के नाते कुछ हो नहीं पा रहा। ये बात मैं आपके सामने एक बार और उठाया था, लेकिन आज तक इस पर कुछ हुआ नहीं। नियम तो आप ही ने बनाया है। कोई भारत सरकार का जो गाइडलाइन था सुप्रीम कोर्ट का और चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार के प्रधान सचिव ने जो लिखा है वो हमारे पास है। उसके बाद आपने उस नियम को बदल के अपने अनुसार बनाया, तो अपने अनुसार इन्हीं को बना दीजिए। जो बैठाए हैं आप,
इन्हीं को उसमें बैठा दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन कोई एक रहे जो स्वतंत्र रूप से वो काम तो कर सके। अब आप किसी डिवाइस के खिलाफ जांच हो, कहीं कुछ हो, तो डीजी तो कराते हैं। अगर बाद में कोई आपके पास या आपके किसी मंत्री के पास चला गया, सिफारिश कर दिया, तो डीजी दब जाता। लेकिन जब स्वतंत्र रहेगा 2 साल, तो वो कम से कम सही काम करेगा। और जैसे सब काम कर रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध ये भी कर दीजिए। इससे करने से आपकी जो इच्छा है, देखिए उद्यमेन ही सिद्धंत कार्याण नहीं मनोरथ है। मनोरथ तो आप करते हैं, लेकिन उद्यम उतना नहीं कर पाते। इसलिए मैं ये नीति श्लोक आपके बीच में थोड़ा पढ़ा, मैं कम पढ़ता हूँ ये सब, इसलिए पढ़ा कि उद्यमेन ही सिद्धंत कार्याण नहीं मनोरथ है। आप तो मनोरथ करते हैं पुलिस ठीक रहे, लेकिन उसके लिए उद्यम नहीं करते, प्रयास नहीं करते। या हो सकता है आप करते हो, फलीभूत ना होता हो। तो ये 2 चीजें महत्वपूर्ण थी जो मैंने पहले आपके बीच में सबसे पहले रखा। अब आप अभी किताब में 262 इनकाउंटर हुए, ठीक है, अपराधियों को इनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, अपराधी को आप उसका घर गिरा दीजिए, वो आपकी जो हाई कोर्ट बोल ही रहा है उसमें क्या करना है, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। लेकिन वो लोग अब देखिए, मैं अभी नाम लूँगा तो आपको थोड़ा वो आ जाएगा। ये विजय मिश्रा है। विजय मिश्रा अपराधी प्रवृत्ति के आदमी है, मैं भी मानता हूँ। आपने उसका घर तो गिरा दिया, जेल में डाल दिया, लेकिन उसका लड़का जो अमेरिका से पढ़ के आया था, उसको भी आपने जेल में डाल दिया। उसने कौन कष्ट किया, इसकी आपको जांच करानी चाहिए। अगर वो दोषी है तो उसको दंड दीजिए, नहीं तो ऐसे भविष्य बर्बाद मत करिए। भविष्य बहुत लोगों का बर्बाद हो जाता है। 262 इनकाउंटर हुए। इनकाउंटर की प्रथा हमारे संविधान में नहीं है, और ये मुख्यमंत्री जी आपने प्रचलन शुरू कर दिया है। हम नहीं जानते आने वाली सरकारें इसको और आगे चलाएंगी, तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये गलत हो गया। आपने गैंगस्टर एक्ट, मैं वहीं बैठता था, ये बैठे, आप ही के पड़ोसी थे गैंगस्टर एक्ट लाने वाले वीर बहादुर सिंह। और जब यहाँ ला रहे थे, वहीं से बोल रहे थे, मैं यहाँ विरोध कर रहा था। मैंने बहुत विरोध किया था 85-86 में कि ये एक्ट, इसका दूरगामी परिणाम होगा अगर इस एक्ट को आप लागू कर देंगे। वो नहीं माने, उन्होंने कहा था इस पर हम इसको रोकेंगे। हुआ क्या है, अब 2-3 झगड़े हो जाते हैं, उनमें दरोगा गैंगस्टर पकड़ के डाल देता है। तो मैंने पूछा क्यों गैंगस्टर में डालेगा, नहीं अभी जल्दी जमानत करा के चलाएगा तो कम से कम 3 महीना रहेगा, गैंगस्टर एक्ट में अपने छूट जाए। तो ये इस पर भी आप गैंगस्टर लगाइए। गैंगस्टर उसमें संपत्ति कुर्क करने का था, तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उनके किए हुए कार्य को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको देख रहा हूँ, गोरखपुर की पानी, गोरखपुर की माटी कहाँ तक जाएगी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो एक बात फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गैंगस्टर, मैं इसे निरसन का प्राइवेट बिल लाना चाहता था, मैं गिर जाता, लेकिन समय नहीं है कि इस एक्ट को जैसे सब हुआ इसमें कुछ संशोधन करिए। अनावश्यक लोगों को जो पुलिस परेशान करती है, उसको परेशानी से बचाने की कार्रवाई करनी चाहिए। अब आप देखे होंगे, आप किसी जिले में कहीं एक गैंगस्टर का केस होता था, हर जिले में 4-4, 5-5, 10-10, जरा सा दरोगा नाराज हुआ, 3 केस लिखा, गैंगस्टर ने बंद कर दिया। अब जाओ पड़े रहो 6 महीना। ये सही है, 6 महीना बाद छूट जाते हैं, लेकिन तत्काल नहीं छूटते। इसको गैंगस्टर एक्ट का सही ढंग से आप सदुपयोग करिए, यही मेरा है। गोरखपुर की धरती से अगर गैंगस्टर चला, तो गोरखपुर की धरती से ही इसे आप ठीक से लागू करवाइए, ये मेरा आपसे आवेदन है, आग्रह है। दूसरी बात है, अपराधियों के प्रति जो आपका 0 टॉलरेंस है, मुख्यमंत्री जी, मैं अभी अहमदाबाद गया था और बॉम्बे के चुनाव में गया था। आप कहते कानून व्यवस्था आपकी बहुत ठीक है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, पार्टी बंदी के आधार पर नहीं बात करता, लेकिन क्या यह सही है कि हमारी कोई बहन अगर हजरतगंज से जेवर पहनकर अमीनाबाद रात को 12 बजे जाए तो क्या सुरक्षित चली जाएगी? मैंने बम्बई में देखा, एक बहन जेवर से नदी जा रही थी, मैंने अपने पार्टी के लोग जो मराठी थे उनसे पूछा, इसको कोई खतरा नहीं है? उन्होंने कहा कोई खतरा नहीं। आप क्या ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकेंगे कि हमारी बहनें, हमारी घर की लड़कियां जो सवेरे निकले
पीछे से आते झपट्टा मार के उनके गले का सूत्र लेके खींचना, इसको क्यों नहीं रोकते? ये भी एक अपराध है। इसके रोकने के लिए भी आपको कोई योजना बनानी चाहिए, तब आपकी कानून व्यवस्था ठीक होगी। खाली अपराधियों को गोली से उड़ा देने से कानून व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है। तीसरी बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इसमें एक एक करके मैं पढ़ाना नहीं चाहता, बहुत डाटा है, कुछ अपराधों का डाटा अगर हम पढ़ा देंगे तो ये हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी उठो और कहीं से ले आते हैं। अब वो CRB का आंकड़ा 23 तक का आया है, ये अभी कहीं से ले आएंगे, कहेंगे नहीं है, तो उसका हम नहीं उसको पढ़ना चाहते। लेकिन एक चीज कहना चाहते हैं, जब आपके इकबाल का असर पूरे जनता पर पड़े और हमारे घर की बहनें, हमारे घर का नौजवान, हमारे घर का बूढ़ा घर से निकले तो ये उसे विश्वास है कि हम लूटे नहीं जाएंगे, हम मारे नहीं जाएंगे, हम चले आएंगे। आज अभी हमारे राजा साहब कह रहे संगठित गिरोह तो ठीक है, आपने खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन नए नए संगठित गिरोह पड़े। आपने केवल उन माफियाओं को, जो बड़े बड़े अपराधी आप जिनको मानते थे, पता थे खेत थे नहीं थे मैं नहीं जानता, लेकिन जिनको आपने इनकाउंटर कराया, लेकिन नया जो गिरोह तैयार हुआ, आप डकैती होती थी, चोरी होती थी, अब उसमें तो कुछ कमी आई, लेकिन ये साइबर गिरोह क्या है, इस पर भी आपका नजर है? साइबर गिरोह में घर में बैठे बैठे लोगों के खाते से लाखों रुपया निकल जाता है। ये उस डकैती से कम है जो रात को बंदूक लेके घर में डालने जाते थे। इसके रोकने का जितना प्रयास होना चाहिए वो अभी नहीं हो पाया। इसको आपने साइबर थाना बना दिया, रिपोर्ट लिखाना जाओ रिपोर्ट लिख दो, तो लोग करते हैं। हमारे जिले में बहुत लोग ठग गए, और ये सब जो दरभंगा के टाइप से साइड से कुछ टेलीफोन करते हैं, उसी में लोग फंस जाते हैं। तो ऐसे गिरोहों को भी आप अगर कानून व्यवस्था ठीक करना, तो ऐसे गिरोहों को भी आप पता करें, ये कानून व्यवस्था के लिए जरूरी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, रोजगार बिना जो हाथ, जब तक ये हाथ खाली रहेगा तब तक पेट भूखा रहेगा। हाथ में काम, पेट मजबूत। इसलिए रोजगार के लिए हम बहुत शर्मिंदा होते हैं जब जाते हैं। हम चेन्नई गए थे तो वहाँ तमिल वाला हमसे लड़ गया कि आप अपने आदमियों को भेजते हो मेरे यहाँ आके काम करते हैं। वो PUC का काम करते हैं सब चेन्नई में, हैदराबाद में करते हैं। तो दर्द होता, आखिर क्या कारण है? आपकी GDP बढ़ी, आपका सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा, क्योंकि रोजगार क्यों नहीं बढ़ा? आप कहते तो इसमें 10,000 करोड़ आदमी लोग पाएंगे, इसमें 15,000 पाएंगे, लेकिन मिल कहाँ रहा? आपने जितना पूंजी नियोग किया, ये सही है कि सरकारी नौकरियों में सबको नहीं एडजस्ट किया जा सकता, इनको स्वरोजगार देना, स्वरोजगार की बात करनी है। और महात्मा गांधी जी, डॉक्टर लोहिया कहते थे, छोटे उद्योगों से, कुटीर उद्योगों के माध्यम से जितना आप रोजगार दे लेंगे उतना आप इन बड़े उद्योगों से नहीं दे पाओगे। बड़े उद्योग जो हैं बड़े काम के लिए होने चाहिए, वो रहें, हम उसके बारे में नहीं कुछ कहना चाहते, लेकिन छोटे उद्योग लोगों को रोजगार देने के लिए, छोटी बात आपको छोटे उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग धंधे, इनको बढ़ावा देना चाहिए। SME कहाँ है? मंत्री जी नहीं है, वो आप बताते हैं, अच्छी बात है वो, लेकिन इसको बढ़ाया जाए। हमें शर्म आती है, आप देखे होंगे, आप ऐसा ना, कोविड में तो आप मुख्यमंत्री थे ही, देखे कितने लोग दिल्ली से पैदल आए, कितने लोग हमारे गांव वाले मुंबई से पैदल आए, कोई अहमदाबाद से पैदल आया, कोई अरे वहाँ अंकलेश्वर में हमारे यहाँ के लोग वहाँ से पैदल आए। तो ये पलायन जो है हमारा, ये जो हमारे नौजवान हैं रोजी रोटी के अभाव में बाहर गए हैं, कोई ऐसी विधा निकालिए। और आप तो तेजस्वी मुख्यमंत्री हैं, सब कहते ही हैं, तो आप एक ऐसी विधा निकालिए जिससे ये लोग पलायन हमारा रुके। आप हमारे यहाँ का आदमी दिल्ली जाता है, ठीक है, रोजी नहीं है। हम कानपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार कानपुर में मिलता था। जूट मिल थी, लाल इमली थी और सब था। जूट मिल, मैं लेबर मिनिस्टर था तो मैंने मुलायम सिंह जी से कहा कि जूट मिल चलवाने की कोशिश की थी। हमारे यहाँ के कम से कम 1,000 लोग जूट मिल में काम करते थे। जूट मिल को आप जितना उद्योग लगा रहे हैं लगाइए, हमें इसमें नहीं, लेकिन जो आपके उद्योग पुराने थे, जो हजारों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे, वो बंद पड़े, उनको क्यों न चला जाए?
थोड़ा उनको प्रोत्साहन देके चला जाए तो इसमें रोजगार आपको मिलेगा। फिर आज जो केंद्र बन गया है अहमदाबाद, रोजी का केंद्र बन गया अहमदाबाद, रोजी का केंद्र बन गया है बॉम्बे, आज रोजी का केंद्र कानपुर को भी आप अपने प्रदेश में बना सकते हैं। ये आपको करने की आवश्यकता है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि ये अभी हमारे भाई लोग बोल रहे थे, मैं किसी को जवाब देना नहीं चाहता। तमाम संजय जी अभी तमाम बात कर रहे थे। आपको पता है माननीय मुलायम सिंह जी ने आपके बिरादरी के लोगों को चिन्हित किया था, मछली का पट्टा इन्हीं को दिया जाए। और आपके कुल चेले हमारे गांव के लोगों का जितना गढ़ा पोखरा है करा लेते, इसके बाद बेचते। ये भी नहीं वो करें, वो दूसरों को देकर चले जाते हैं। तो आपके लोगों का आया था हमारे पास ज्ञापन, और हमारे पास आए थे कि हमारा आरक्षण करा दीजिए। अब बताइए, आप सरकार में हैं, आप आरक्षण क्यों नहीं कराते? अगर आप इसीलिए वहां गए कि आप आरक्षण दिला देंगे तो कम से कम अब तो मुख्यमंत्री जी आपके पड़ोसी हैं, आप बात के लिए आप तो मुख्यमंत्री जी से लड़े भी हैं। मैं भी रहा उस चुनाव में, एक समय था वहां बैठे मुख्यमंत्री जी, ये लड़े भी हैं, मैं भी रहा इनके साथ। लेकिन अब आपके साथ चले आए, इन पर तरस करिए। ये रोज वही तो रहा केवट मछली वाला जब बोलेंगे तो 1 घंटा उसी पर बोलेंगे। तो इनका बोल तो बंद कर दीजिए मुख्यमंत्री जी आप। ये जो है बहुत बोलते हैं। मैं इनको और नहीं कुछ कहूँगा। मैं एक बात और करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पास तमाम ज्ञापन आए, हम सब ज्ञापन कहाँ तक आपको दें? ये ज़्यादा हमारी तबीयत खराब है, आज हम ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहते। अब आपका संकल्प पत्र हम आपको दिला दें। संकल्प पत्र में 2 लोगों का फोटो है। एक बैठे हैं स्वतंत्र देव सिंह और हमारे संसदीय कार्य मंत्री। संकल्प पत्र में बहुत आपने कहा है, कुल नहीं पढ़ूंगा, 2 पढ़ूंगा, पिछली बार पढ़ा था। आपने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि आपने कहा था 2022 में कहा था कि 6 डॉक्टरों एवं 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति सीख करेंगे। पता नहीं पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इसको सोच लीजिए। भाजपा ने एक संकल्प 2 है कहा था, ₹25 करोड़ की लागत से विश्वकर्मा तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत युवाओं के व्यवसायिक परीक्षण के लिए एक ब्लॉक में एक ITI की स्थापना करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, ITI बहुत बनी है, आप गए होंगे हमारे यहाँ 5 ITI पॉलिटेक्निक बन के खड़ा है। मैं जानता था वो पटेल जी इसके मंत्री हो गए, मैं इस मंत्री को यही नहीं पता चलता कौन मंत्री किस विभाग का है। के विभाग 3 मंत्री हैं, आपके विभाग में एक विभाग में 3 मंत्री। मैंने कहा भाई आप कहीं नहीं, मैं ITI नहीं देखता, मैं ITI नहीं देखता। तो साहब ये जो ITI बनी है इसको चालू करा दीजिए, आखिर ये बिल्डिंग धस जाएंगी। अच्छा, जो लोग पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पढ़ा है, हमारे यहाँ है, बुढ़ी में बना है, इचवा में बना है, वहाँ एक गांव में पॉलिटेक्निक बनी है, कई ITI हमारे यहाँ बन के तैयार है। तो इस ITI को आप चालू करा दीजिए। आप गए थे, कितने जोर शोर से हमारे क्षेत्र में शिलान्यास किया था डिग्री कॉलेज का। डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बन गई, अभी तक चला नहीं। बड़े मुश्किल से जब मैंने डायरेक्टर से कहा चला दो तो 4 लड़के पाए हूँ। अगर इसको जुलाई से शुरू किया जाए और विषय कौन कौन विषय यहाँ रहेंगे तो लोग आवें, इस पर भी शिक्षा विभाग के लोगों को ध्यान देना चाहिए। माननीय योगेंद्र जी हैं, मैं चाहता हूँ आप चलिए, मुख्यमंत्री जी तो उसका शिलान्यास कराए बड़े गौरवपूर्ण ढंग से, अब आप उसका उद्घाटन कर दीजिए वहाँ हमारे यहाँ, तो कम से कम चले। अब शिक्षा के मामले में हमारी गुणवत्ता, हम आज कुछ लिखा पढ़ा नहीं बोल रहे, मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी, ये जो छोटे छोटे कॉन्वेंट टाइप स्कूल खुल गए हैं और आपके लोग जो हैं ये जब उनको जांच करते हैं कि मान्यता नहीं हटाते, ये क्या कारण है कि आप 70,000 80,000 प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को तनख्वाह देते हैं, वहाँ पढ़ने वाला लड़का उतना योग्य नहीं निकलता जहाँ 1,000 1,500 तनख्वाह पाने वाला लड़का पढ़ाता है।
ये क्या कारण, इस पर कभी आप सोचे तो? आप कभी खुद समीक्षा करिए। आप किसी कॉलेज में आप जाते हैं, बहुत बच्चे आपसे मिलते हैं, लेकिन आपसे कौन मिलते हैं? वही कॉन्वेंट्री लड़के मिलते हैं। वो गरीब घरों के लड़कों से पूछिए जिनके पास पैसा नहीं है, जो स्कूलों में जा नहीं सकते, जो अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकते, उनको आप क्यों दो प्रकार की शिक्षा दिला रहे हैं? दो प्रकार की शिक्षा, एक अभिजात वर्ग का, एक गरीब वर्ग का। गरीब वर्ग का लड़का कहाँ रह जाएगा? तो चौकीदार भी नहीं होगा, कुछ नहीं बन पाएगा। अभिजात वर्ग का लड़का पूरे देश के साथ। ये कहते हैं आरक्षण, आरक्षण से बेहतर है, आरक्षण तो हम समर्थक हैं। एक दिन जेल गए हो, हम तिहाड़ जेल में बंद रहे, इनके आपके गोरखपुर में बंद रहे, बस्ती में बह रहे, नारा लगाते थे, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60 लगाओ नारा। आज बात करते हो, हम लोगों को वो देते हो। मैं एक, लेकिन ये हम इसलिए कह रहे हैं माननीय मंत्री जी, आप प्राथमिक शिक्षा पर, आपने तो कंपोजिट विद्यालय बताया, आपने उनको चिट्ठी भी लिखा था कि मैं देख लूं। मैं कंपोजिट विद्यालय से अकेले एक जिले में 2 कंपोजिट या 1 कंपोजिट विद्यालय से कल्याण नहीं होने वाला है। इन प्राइमरी स्कूलों को जब इतनी तनख्वाह आप दे रहे हैं, थोड़ा अच्छा बिल्डिंग बढ़िया बन गई है, तो थोड़ा और परिश्रम करके जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, इन लोगों को हिदायत दीजिए कि इनकी गुणवत्ता को सुधार करें। इनकी गुणवत्ता नहीं है, और उसका कारण है कि नकल। अब आप कहेंगे नकल रोकेंगे, जब नीचे से पढ़ के जाएंगे कोई ज्ञान रहबे नहीं करेगा तो नकल नहीं करेंगे। इसलिए पहली प्राथमिक शिक्षा हमारी जिस बुनियाद पर होनी चाहिए वो आज नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हम सरकार को देते हैं, सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है, हाँ ये तो ठीक है कह रहे हैं, एक पत्र आ गया है, कह रहे हैं बहुत दिन से मंत्री हैं और आरक्षण के लिए गए थे आपके यहाँ, बाबा मुख्यमंत्री जी को कितना दौड़ाओगे? हाँ, ये बेचारे दौड़ते दौड़ते वहाँ चले गए, आरक्षण वहाँ भी नहीं मिला। इनके बेटे के लिए मैं 1 महीना गोरखपुर में रहा, गांव गांव घूमा। अब आरक्षण की लड़ाई सभी, हम नहीं कहते कौन नहीं लड़ता कौन नहीं, सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं आपको आरक्षण मिल जाए। लेकिन हमने एक केवट से पूछा कि तुम चमार बनोगे? तो बड़े जोर बिगड़ा, कहा मैं, मुझे क्यों? हमने कहा यही आपको बनाना चाहते हैं, तो आप उनको समझाइए भी। आरक्षण है, आरक्षण मिलना चाहिए, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं। मैंने बताया ना, इसमें बहुत कम लोग हैं जो आरक्षण के लिए हमसे ज़्यादा लड़े हो। कोई सकल सब कुछ करके तब यहाँ आया, ये ऐसा नहीं है। लेकिन आप आरक्षण के नाम पर उनको आरक्षण दिलाई करिए, लेकिन अपनी समितियों को तो रोको। आप गए थे ना समिति का नीलामी कराने, तालका लेवड़ तालका मार हो गई थी, याद है ना? हाँ आप गए थे, बताओ। समितियों में लड़ाई हो गई और ये खड़े रहे, भाग खड़े हुए, मार हो गई, मुकदमा लिखा गया। वो मुकदमा लिखा तो वो आया हमारे पास प्रधान कि दादा हमारा मुकदमा वापस करा दो, इनके चक्कर में पड़ गए। ये है, ये इसलिए नहीं कह रहा, इसलिए कह रहा हूँ बीच में समय, अरे बैठे नहीं, माननीय नेता पे जज खड़े नहीं, अगर वो बैठ गए तो ठीक है। ये अत्याचार निवारण अधिनियम 1930 में बन गया कि इस देश में अछूत रहेगा तो जेल जाएगा। तो ये शब्द कहना कि आरक्षण मतलब चमार होता है और केवट चमार बनना चाहता है, ये बहुत गलत शब्द है। ये वो मैं दिखवा लूंगा, ये ऐसा है, मैं इसलिए नहीं कहा, मैं नहीं कहा, मेरे पास लोग आए गांव वाले तो पूछा, जब कहा आप ही में नहीं है। सुन लो, एक भाट था साहब, पिछड़ा वर्ग में आता है, तो प्रधानी जो है आ गई तो मेरे पास आया, हो गया, मैं समझ गया। अरे मैं कह दिया, आपके आरक्षण का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं तहे दिल से चाहता हूँ जो आप आरक्षण चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी दें, वो उसका विरोधी ना हमारी पार्टी विरोधी है आरक्षण की। आरक्षण का मैं विरोधी नहीं, इसे वापस होना चाहिए। अरे मैंने कह दिया, बैठिए ना, हो गया बात। एक बिरादरी के साथ अपमान है, बैठिए, मैंने बोल दिया। किसी बिरादरी का अपमान नहीं करता, जो मुझसे कहा वो मैंने कहा। देश में जुड़िए, लड़ने के नाते जुड़िए। अरे साहब अगर ये कहते हैं हमारे बात से नहीं मानना, अरे हमारे बात से अगर कोई नहीं हम अपने कहते रहे निकाल दीजिए, हम आपस में आप लोग नहीं करेंगे। बैठिए, जो बात से इनको कष्ट हुआ निकाल दीजिए, हम खुद आपसे, मैंने बोला मैं निकलवा दूंगा,
ये नहीं है। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि ये रोज लोगों को लालच दे करके, लोगों को परेशान करके एक सही ढंग से आप ले चलें, कोई एतराज़ नहीं है। आप सरकार में हैं, सरकार में आप मंत्रिमंडल से प्रस्ताव करा के भारत सरकार को भेज दीजिए। बिना पार्लियामेंट के तो बदलेगा नहीं, तो भारत सरकार को चला जाएगा, भारत सरकार से पार्लियामेंट बदल जाएगा, हम भी आपके साथ दस्तखत कर देंगे। आप प्रस्ताव रखिए, जब हम उसके विरोध में होता ना, हम विरोध में नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार आपका एक तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा। माननीय मंत्री जी, नरेगा जो है, इसमें भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आधार है, और नरेगा के माध्यम से जो लूट हो रही है, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि 40% इसमें कमीशन लिया जाता है, नीचे से ऊपर तक। और दूर छोड़िए, हम लोगों के विधायकों का जो आपने, हम तो वापस कर रहे थे, तब सब लोग न कहना, उसमें भी कमीशनबाजी चलती है। और सीडीओ ऑफिस से लेकर निचले स्तर तक धीरे धीरे कमीशन हुए। सभी विधायक जानते होंगे, अपने जिले में जाते होंगे, सीडीओ क्या पूछ ले, विधायक निधि में कमीशन लेता कि नहीं। वो इंजीनियर जो एस्टीमेट बनाता वो लेता, इसके बाद सीडीओ ऑफिस में जाता। तो इसको आप जितना हमको देते हैं तो 5 करोड़ देते हैं, और 80 करोड़ 90 लाख वो ले लेते हैं जीएसटी, 18/95 बचता है 4 करोड़ 10 लाख। तो उसमें एक कमीशन चला जाता है। तो जितनी गुणवत्तापूर्ण सड़क होनी चाहिए नहीं होती। आपको हम नहीं कहते कि आप पैसा नहीं दे रहे हैं, हम विधायकों को आपने दिया, हम इसकी शिकायत नहीं है। लेकिन इसी गुणवत्ता पर, इन अधिकारियों पर आपका दबाव होना चाहिए कि गुणवत्ता परक सड़कें। जब कुल कमीशन चला जाएगा तो काम कहाँ से होगा, काम नहीं होगा। व्यवहारिक बात मैं कह रहा हूँ, नीतिगत बात आएगा तो बजट आएगा तो उसमें बोलूँगा। मैं फिर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमने एक प्रधान जी थे, देखिए कैसे राजनीति भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते। हमारे यहाँ एक प्रधान जी थे, मैंने उनकी जनकौरा गांव है मलाक, वो 3 आदमी रखते थे, 4 पंडित जी थे, और मुसलमान गांव था, सबको डरवाते थे, और 100 आदमी लिखते थे। कुल आदमी मेरे पास आए दरखास्त लेके, तो हमने कहा भाई कलेक्टर साहब से कहा दो। कलेक्टर साहब के पास कुल गए। तो आप जानते हैं हमारे यहाँ तो पृथ्वी मंडल पर घूमने वाले नेता हैं, आपको सब पता बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग गए, कोई जांचें नहीं होने दिए। अब जब दोबारा जब फिर आए तो मैंने यहाँ सचिवालय में कहा ग्राम विकास के, तो इन्होंने कमेटी बना दी। एक कमेटी, एक अधिकारी बलरामपुर का, एक अधिकारी गोंडा का, और सब गए जांचिए। पूरा काम तो जांच नहीं किया, थक गए गर्मी में। 32 जांच किया और 26 करोड़ रुपए का उसमें निकला कि इतना खर्चा नहीं हुआ। कलेक्टर हमारे सख्त थे, नोटिस गई, उन्होंने मुकदमा लिखा दिया, रिकवरी भेजा। अब वो गए हाई कोर्ट, डबल बेंच ने उनका कुछ नहीं सुना, सब खारिज कर दिया। अब इधर से आपके शासन से देखिए, शासन कैसे इसको बढ़ावा दे रहा है, इसलिए आपके नॉलेज में डाला। शासन से चला गया, अब इसकी दोबारा जांच हो। अब इसकी जांच जो जांच करके आए हैं, हमारे कहने में अधिकारी को भी नहीं जानता कौन अधिकारी जांच करने गया। अब इसकी दोबारा जांच होगी, और सारे चार्जशीट रोक दी, सारे काम रोक दिए, और कहा प्रधान जी बहाल हो गए। प्रधान जी जब बहाल हो गए तो मेरे पास संदेश भेजे कि मैं बहाल हो गया। तुमने कहा भैया करो काम, चुनाव में हार जाओगे, अगर इसमें हम नहीं फेस पाएंगे तो उसमें चले। तो ये इस स्तर की बात होती है, तो इसको आपको देखना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, सचिव आप ही अधीन है, क्यों ऐसा होता है कि एक बार हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, डबल बेंच ने रिजेक्ट कर दिया, और सब कुछ हो गया। चार्जशीट जा रही, चार्जशीट रोकवा दिया, चार्जशीट नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी ग्राम विकास से, जिस पे मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अब आज कई मिनट हुआ अभी है वक्त? अरे है नहीं, आपको जाना है। हाँ क्या? अरे प्रधान जी किशोरी देवी में पंडित है वो।
हाँ, नाम बता दिया। हाँ, बता दिया। अब मैं मंत्री जी ये आंकड़ा बतावें। आप अभी बता रहे थे सीआरबी वाला है हमारे पास, वो तो आपके पास होगा, सीआरबी दे दें आपको। हाँ ठीक है, नहीं दोहराएंगे, नहीं दोहराएंगे तो आप जानते हैं। मनवर स्थान बहुत खाली है और आप कहते हैं आपका प्रदेश सरप्लस स्टेट है, पैसे की कमी नहीं है। 11,000 कुछ 100 लड़के ट्यूबवेल ऑपरेटर थे, पूरे ट्यूबवेल ऑपरेटर हटा दिए गए हैं, वो पूरा जगह खाली है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, वो सब हमारे पास ज्ञापन लेके आए। मान लिया ट्यूबवेल ऑपरेटर पर अब पैसा नहीं आता, ट्यूबवेल से पैसा चलता था तो कुछ वसूली होती थी। अब आपने मुलायम सिंह जी माफ़ कर गए थे, आपने उसे चालू रखा, तो ये जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं इनको कहीं न कहीं आप समायोजित करने का कृपा करें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है, हमारे पास कुछ वकील लोग आए थे, उनका कहना था कि हम खतरे में पड़ गए हैं। ये एक चीज़ पर हमारा हाई कोर्ट देखिए, कार्यपालिका और विधायिका और जुडिशियरी तीनों का अलग अलग बंटवारा है संविधान में। और कार्यपालिका जब उच्छृंखल होती लगती है तब न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है, और आजकल न्यायपालिका रोज कहीं न कहीं आपके कार्यपालिका पर हस्तक्षेप करती है। जैसे अभी उसने कहा 1 लाख कुछ हजार लोग गायब हैं, उसको खोजना चाहिए। 9,000 का FIR हुआ और नहीं FIR हुआ। हाईकोर्ट का हम अपना नहीं कह रहे हैं, हाईकोर्ट का है। तो ये ऐसी स्थिति क्यों आती है? कार्यपालिका महत्वपूर्ण है और कार्यपालिका के काम में, कार्यपालिका विधायिका के काम में और विधायिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप करे तो जो संवैधानिक व्यवस्था है वो कमजोर हो जाएगी। इसलिए संवैधानिक व्यवस्था को चलाने के लिए हमको और आपको इस पर सोचना चाहिए कि कार्यपालिका अपने दायरे में रहे, कार्यपालिका आगे न जाए। जैसे उन्होंने कह दिया, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनकाउंटर नहीं कर सकते, आप इनकाउंटर करते चले जा रहे हैं। ये कौन इनकाउंटर है कि पकड़ के पैर में गोली मार दीजिए? काउंटर तो ये सामने सामने गोली चले, एक सिपाही भी मरे तो सिपाही को चोट नहीं लगती, खरोच नहीं आता, जिसको मारते हैं वो मर जाता है और सिपाही बिल्कुल। तो ये इनकाउंटर नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आप इनकाउंटर का ऐसा नज़ीर बना जाइए कि ये सब नज़ीर खत्म हो जाए, नहीं आने वाला दिन बहुत खतरनाक हो जाए। ऐसे जब पार्टी बन जाएगा लीग तो कोई आएगा इसी तरह से करेगा। लेकिन ये जो इनकाउंटर की प्रक्रिया है इसको कम, आपको किसी को जीने का अधिकार छीनने का हक नहीं कार्यपालिका को। अब आप इनकाउंटर कराइए उनको, क्यों, क्या कारण है कि आपको इनकाउंटर करना पड़े? कारण यह है कि आपकी पैरवी कोर्ट में, न्यायालय में कमजोर है। आपने जिन वकीलों को रखा है वो कहीं न कहीं किसी से संबंधित हैं, उनको जितनी मजबूती से पैरवी करनी चाहिए कोर्ट में उतनी पैरवी से मजबूती से पैरवी नहीं करते। अगर ये पैरवी ठीक हो जाए तो उनको फांसी हो सकती है, आपको इनकाउंटर करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए आप अपनी इस न्याय व्यवस्था में जो आपका विभाग है इस पर हाथ दखल दे और उनको करें। मैं 1, 2, 3 बात अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, 35 मिनट बोलता हूँ, 35 हो गया। इसमें तबीयत ठीक 5 करोड़ 6 करोड़ मैं खत्म कर दे रहा हूँ मंत्री। मैं कोई भाषण नहीं कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी के सामने व्यवहारिक बात रखता हूँ। जो इतने विधायक हैं सभी इस बात को जानते हैं। अब ना बोल रहे तो अलग बात है, मैं सब व्यवहार वैसा नहीं कर रहा हूँ कोई ये आंकड़ा दे। आपने कहा है कि 5-6 करोड़ ज़्यादा लोगों को
आपने गरीबी रेखा से ऊपर उठा, इसमें है भाषण में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब गरीबी रेखा से वापस आ गए, वो आप ऊपर चले गए, तो जो इन्हें सुविधाएं मिलती थी मिलेंगी, खत्म हो जाए? जैसे ये है कि अन्न मिलता था 5 किलो, तो 5 किलो उनका चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? सिलेंडर पाते थे फ्री साल में 2, वो मिलेगा उन्हें कि नहीं मिलेगा? इस पर एक स्पष्ट आपने इसमें नहीं किया है। ये किया कि 6 करोड़ लोगों को मैंने गरीबी से ऊपर उठाया। अगर 6 करोड़ गरीबी से ऊपर उठे तो इनके जो मूलभूत अधिकार थे, अभी देख पा रहे थे, उससे वंचित हो जा रहे हैं। तो नया और क्या हो? मैं अब बंद करता हूँ। नियम 56 वाला नीचे दिया था ना इन्होंने, नियम 56। एक आया है हमारे पास वो कि इसमें जो है प्रयागराज में आयोग, चयन आयोग है, वो यूपी टीजीटी कला विषय की योग्यता में बिना किसी पूर्व निर्धारित सूचना के अचानक प्राविधिक कला को बाहर कर दिया। जो प्राविधिक कला की योग्यता शिक्षा सेवन आयोग की स्थापना के समय चली आ रही, उसको ख़त्म कर दिया। तो ये लोग वंचित हो जा रहे हैं। इस पर आप विचार कर लें, जो आप कर सकें करें। ये मेरे पास आया है, ये नियम 56 क्या ये बता देना पीछे। ये, हाँ, ये वाराणसी। अब आप तो विकास कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ विकास होता है, दूसरी तरफ विनाश होता है। जब सड़क बनती है तो कहीं न कहीं गड्ढा होता है। तो ये बनारस से आया है, काशी विद्यापीठ का परना देहात में 548 से जुज भाग पर गुद्दर व अलवर, पुत्रगढ़, मोहन, मोतीलाल, मुन्नालाल, सूरज कुमार राय आज अपनी कच्ची बकरी झोपड़ी आदि आवास बनाकर रहते थे, उसको गिरा दिया गया। हमारे विधायक जी ने 56 में दिया था, नहीं बोल पाए तो उसको दिए। एक चीज़ और कहेंगे, कह करके ख़त्म करेंगे हमको। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सारे लोग सनातन की बात करते हैं और सनातन विश्व बंधुत्व की बात करता है, सनातन नफरत की बात नहीं करता। हमारे शंकराचार्य जी आए, क्या हुआ मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं गया था, उन्होंने कहा हमारे बच्चों को आपके अधिकारियों ने सर पकड़ के पटका पीठ पे लाद करके दबाया। आप जानते हो शंकराचार्य, आप तो सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण दर्जा पर। तो इस तरह के कार्यों को आपको ध्यान देना चाहिए। और शंकराचार्य की नाराज़गी, अब वो नाराज़गी कैसे है, हमसे ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन यह सही है कि वो अपने को अपमानित महसूस किए। तो इस तरह का सनातन धर्म में नहीं होना चाहिए। सनातन का क्या है, व्यस्देव उदार चरिता नाम तो व्यस्देव कुटुम्बकम, और आपका शुरुआते है नफरत, तो फर्क पड़ता है ना। इसलिए इसको आपको देना चाहिए जनाता। अगर आप सनातनी हैं तो सनातन धर्म के जो मूल्य हैं उसके अनुरूप इस प्रदेश को चलाने की भी कोशिश करिए। हमें नहीं कहते, सनातन धर्म कहता है, क्या कहता है, सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें, किसी में भेद नहीं करता है। लेकिन अगर सरकार पर बैठे लोग इस तरह के भेद पैदा करते हैं तो सनातन